नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की किडनी की जांच, अस्पताल प्रशासन ने कराया एडवांस टेस्ट, रिपोर्ट आने के बाद हुआ बड़ा खुलासा। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी ने नीतीश कुमार से कहा कि बिहार के किसानों को भिखारी बनने से रोकें। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भोजन करते मोदी, शाह और योगी की तस्वीर शेयर करने पर कांग्रेस ने मारा ताना, अन्न पैदा करने वाले किसानों को भी याद कीजिए। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की किडनी की जांच, अस्पताल प्रशासन ने कराया एडवांस टेस्ट, रिपोर्ट आने के बाद खुलासा। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की आज किडनी की जांच की गई। रिम्स में इलाजरत चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को अस्पताल के कार्डियोलॉजी बिल्डिंग के 5वें तल्ले में जांच के लिए लाया गया। लालू प्रसाद यादव की किडनी ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं, इसके लिए आज एक महत्वपूर्ण टेस्ट कराया गया है। यहाँ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उनका जांच किया। जानकारी के अनुसार जब उन्हें किडनी संबंधित जांच के लिए ले जाया गया, उस वक्त अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप, बरियातू थाना के पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। जब उन्हें किडनी के एडवांस टेस्ट के लिए ले जाया गया, तब वह व्हील चेयर पर बैठे थे। लालू प्रसाद यादव के 4th स्टेज की किडनी की जांच की जा रही है। उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड से व्हील चेयर की मदद कार्डियोलॉजी बिल्डिंग लाया गया। उनके परिवार के लोग लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं। वे लगातार लालू की रिपोर्ट ले रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की किडनी महज 25% काम करने संबंधी डॉक्टर उमेश प्रसाद के बयान ने लालू प्रसाद यादव के समर्थकों को सकते में डाल दिया था। उनका अल्ट्रासाउंड किया गया। आज उनका अल्ट्रासाउंड किया गया। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप ने बताया कि लालू प्रसाद यादव की किडनी की समस्या को देखते हुए अल्ट्रासाउंड के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट से सलाह ली गई थी। यूरोलॉजी विभाग में आज अल्ट्रासाउंड करके देखा गया है। इस बीच मौखिक रूप से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक उनकी किडनी की स्थिति यथावत है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। करीब 1 घंटे की जांच के बाद उन्हें वापस बरियातू थाना और जेल द्वारा सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मियों द्वारा पेइंग वार्ड पहुंचाया गया। अब उनका एडवांस टेस्ट कराया गया है। अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं रही तो आगे बड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह ली जा सकती है। बताया जाता है कि सोमवार को नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रज्ञा पंत घोष ने पेइंग वार्ड जाकर लालू प्रसाद यादव की हेल्थ रिपोर्ट की रिव्यू की थी। रिव्यू के बाद उन्होंने ही अल्ट्रासाउंड की सलाह दी थी। अल्ट्रासाउंड से ही किडनी की वर्तमान स्थिति पता चल सकेगी। यहाँ उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पूर्व लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने मीडिया में बयान जारी कर कहा था कि उनकी किडनी फंक्शनिंग 35% से घटकर 25% तक पहुंच चुकी है। इस बयान पर जेल प्रशासन ने विरोध जाहिर किया था। इसके बाद रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कारण बताओ नोटिस जारी कर डॉक्टर उमेश प्रसाद से जवाब तलब किया था। वहीं जवाब में डॉक्टर उमेश प्रसाद ने मीडिया को सूचना देने की बात को सिरे से खारिज कर दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश कुमार से कहा कि बिहार के किसानों को भिखारी बनने से रोकें। जी हां दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल किसानों और 3 नए कृषि कानूनों पर अब आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है। बुधवार को विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव ने औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार से बिहार के किसानों के खस्ता हाल के मद्देनजर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप देने की मांग की। तेजस्वी यादव ने बुधवार को किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती पर पार्टी कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बिहार में मंडी खत्म करने के दुष्परिणाम सब देख सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के खुद के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि बिहार के किसानों की आय देश में सबसे कम है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार खुद बताएं कि अगर उनका निर्णय सही था तो किसान इतने बेहाल क्यों हैं। इस संवाददाता सम्मेलन में सरकारी आंकड़े जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने पूछा कि आखिर धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य क्यों किसी साल पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा क्या ये सच नहीं है कि बिहार में लाखों किसान अपने धान या गेहूं को बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हैं। 3 नए कृषि बिल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर ये लागू हो गया तो बिहार का किसान जो आज मजदूर है वो भिखारी हो जाएगा। अगले हफ्ते वामपंथी दलों के राजभवन मार्च का समर्थन करते हुए तेजस्वी ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर जो भी कार्यक्रम हुआ या होगा उनकी पार्टी का समर्थन है। उन्होंने अपनी पार्टी द्वारा गाँव-गाँव में लोगों के बीच बिल के खिलाफ जागरूकता के लिए एक पैम्फलेट भी जारी किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भोजन करते मोदी, शाह और योगी की तस्वीरें शेयर कर कांग्रेस ने मारा ताना, अन्न पैदा करने वाले किसानों को भी याद करिए। जी हां दोस्तों,
किसान दिवस पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं पर हमला बोला है। पार्टी ने अपने मुंबई कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, अगली बार जब भी आप भोजन करें, किसानों को याद करें जिन्होंने उस अन्न को पैदा किया है, कृतज्ञ बने। पार्टी ने इस ट्वीट के साथ पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और देवेंद्र फडणवीस की भोजन करते हुए फोटो ट्वीट की है। पार्टी ने इस मौके किसान हमारा अभिमान हैशटैग भी चलाया। बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच कोई बात बनती नजर नहीं आ रही है। हालांकि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना समाधान करने की बात कही है, लेकिन दोनों पक्ष अपनी बातों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार कहती है कि जहां नए कृषि कानून से किसानों की आय दोगुनी होगी और वे अपनी फसल को देश में कहीं भी बेच सकेंगे। यही नहीं, नए कानून से किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत भी मिलेगी। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार नए कानून से बची कुची एमएसपी को भी किसानों के हिस्से में नहीं आने देना चाहती है। किसानों को डर है कि नए कानून से अनाज मंडियों को गहरा नुकसान होगा। कॉर्पोरेट की खेती में एंट्री खेती को चौपट कर देगी। हालांकि इस कानून से प्राइवेट प्लेयर्स के लिए कृषि का दरवाजा तो खुलता है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट खेती और भंडारण जैसे प्रावधान हैं। बता दें कि किसान जिस एमएसपी को गारंटी के तौर पर कानूनी शक्ल में मांग रहे हैं, वह मुश्किल देश में कुछ ही किसानों को ही मिलती है। देश में अधिकतर किसान अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम ममता ने फिर इशारों में भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला, बंगाल को नहीं बनने देंगे गुजरात। जी हां दोस्तों, बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल और भाजपा के बीच सियासी घमासान तेज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय बंगाल दौरे के बाद मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं। बुधवार को ममता ने एक बार फिर इशारों में भाजपा व केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला। कोलकाता में बांग्ला संगीत मेला 2020 के उद्घाटन के मौके पर ममता ने कहा कि हमें अपनी मिट्टी का सम्मान करना है और उसे बचाना है। बंगाल को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम लोग बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। हालांकि ममता ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा भाजपा की ओर था। ममता इससे पहले भी कई बार बंगाल को गुजरात नहीं बनने देने की बात कह चुकी हैं। वह 2002 में हुए गुजरात दंगों को लेकर मोदी सरकार पर लगातार आक्रामक रही हैं। बता दें कि बंगाल के मेदिनीपुर में कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने रैली को संबोधित किया था एवं बीरभूम के बोलपुर में एक रोड शो भी किया था। शाह की रैली व रोड शो को भरपूर जनसमर्थन मिला था। रैली के दौरान तृणमूल के कदावर नेता शुवेंदु अधिकारी सहित 7 विधायकों ने भाजपा का दामन थामा था। इसके बाद से ममता और बौखलाई हुई है। इधर राज्य के सूचना और सांस्कृतिक विभाग के तत्वावधान में कोलकाता में 24 से 31 दिसंबर तक आयोजित बांग्ला संगीत मेला में राज्य भर से 5000 से अधिक गायक भाग लेंगे। ममता ने बुधवार को इस मेले का उद्घाटन किया। ममता ने इस दौरान कहा कि संगीत मेले के दौरान कई दिग्गज गायकों को सम्मानित किया जाएगा। 1 हफ्ते तक चलने वाले इस मेले के दौरान 5000 से अधिक संगीतकार संगीत की विभिन्न विधाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए विभिन्न सभागारों में कला का प्रदर्शन करेंगे। ममता ने इस मौके पर यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार जनवरी-फरवरी में पूरे राज्य भर में 630 मेला आयोजित करेगी। इसमें हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री के साथ संगीत की विभिन्न विधाओं से जुड़े लोग हिस्सा लेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में बवाल, मिदनापुर में भिड़े शुवेंदु व तृणमूल समर्थक, पथराव में कई घायल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। बुधवार को राज्य के पूर्वी मिदनापुर में भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी और टीएमसी के समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई है। गौरतलब है कि शुवेंदु ने हाल ही में सत्तारूढ़ टीएमसी छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। पथराव में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। राजनीतिक हिंसा का ताजा मामला शुवेंदु अधिकारी के गढ़ माने जाने वाले इलाके मिदनापुर में हुआ। बताया गया है कि अधिकारी के समर्थकों के साथ भाजपा कार्यकर्ता पूर्वी मिदनापुर के रामनगर में एक रैली निकाल रहे थे। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों की तरफ कुछ इशारे किए, जो अपने पार्टी कार्यालय के पास इकट्ठे हुए थे। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। बताया गया है कि पुलिस ने हस्तक्षेप किया, लेकिन दोनों पक्षों के पथराव में कई लोगों के घायल होने की खबर है। रामनगर को टीएमसी के गढ़ के रूप में जाना जाता है। इस घटना के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हमें अपनी मिट्टी का सम्मान करना और बचाना है। बंगाल को कोई नष्ट नहीं कर सकता। हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल पार्टी विरोधी बयान देने पर बीजेपी ने अपने 2 नेताओं को थमाया नोटिस। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही बयानबाजी का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी विरोधी बयान देने पर अपने कुछ नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी नेता सायंतन बासु, प्रदेश महिला मोर्चा की प्रमुख अग्निमित्रा पॉल को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। दोनों नेताओं ने 7 दिनों में जवाब देने को कहा है। दरअसल जब बीते दिनों चर्चा थी कि टीएमसी के नेता जितेंद्र तिवारी भारतीय
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तब बीजेपी के इन नेताओं ने जितेंद्र तिवारी का खुले मंच पर विरोध किया था और कहा था कि ऐसे लोगों को पार्टी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। सिर्फ इन नेताओं ने ही नहीं बल्कि बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने भी अपने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि जब तक वो हैं जितेंद्र तिवारी जैसे लोग उनकी पार्टी में नहीं आएंगे। लगातार हो रहे विरोध के बाद जितेंद्र तिवारी का बीजेपी में आना रुका था और वो फिर टीएमसी के पाले में चले गए थे। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी का दामन छोड़ बड़ी संख्या में नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीते दिनों जब गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर थे, तब भी शुभेंदु अधिकारी समेत सैकड़ों नेता पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी की ओर से लगातार ऐसे नेताओं को अपने साथ जोड़ा जा रहा है जिनका जनाधार मजबूत है। अमित शाह जनवरी में भी बंगाल का दौरा करने वाले हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि तब भी बड़ी संख्या में नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बंगाल में 2021 में मई में चुनाव हो सकता है। उससे पहले टीएमसी और बीजेपी में आर पार की जंग चल रही है। करते हैं अगली खबर की तरफ। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए बिहार के जूनियर डॉक्टर, अस्पतालों में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। जी हां दोस्तों, बुधवार को एक बार फिर से बिहार के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच पटना समेत राज्य भर के मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने ये हड़ताल स्टाइपेंड की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर की है। बुधवार सुबह 7 बजे से सभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। पीएमसीएच जेडीए अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र कुमार के ऐलान के बाद पीएमसीएच, एनएमसीएच समेत राज्य के सभी 9 मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य व्यवस्था ठप कर दी गई है। सुबह से ही ओपीडी और इमरजेंसी ठप हो गया है और सिर्फ कोविड ड्यूटी जारी रखे हैं। जेडीए की माने तो 2017 में ही राज्य सरकार ने हड़ताल के बाद भरोसा दिया था कि हर 3 साल पर स्टाइपेंड की राशि में बढ़ोतरी होगी, लेकिन 2020 खत्म होने को है और अब तक स्टाइपेंड की राशि नहीं बढ़ाई गई। इसके बाद भी हड़ताल पर सब चले गए। इसके बाद सभी हड़ताल पर चले गए हैं। जेडीए को रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है और मांगों को जायज बताया है। हड़ताल की जानकारी डॉक्टरों ने अस्पताल के प्राचार्य के साथ स्वास्थ्य विभाग को भी पत्र लिखकर दे दी है। हड़ताल की वजह से मरीजों की मुश्किलें अब काफी बढ़ने वाली है, क्योंकि कोरोना काल में सामान्य और इमरजेंसी मरीजों का इलाज मेडिकल कॉलेजों में प्रभावित होगा। ऐसे में सरकार की भी चुनौतियां बढ़ गई हैं। इससे पहले भी जूनियर डॉक्टर अपनी किसी भी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाते रहे हैं और एक बार फिर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद ये चेतावनी दी है कि जब तक लिखित आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं मिल जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में शराबबंदी के बावजूद पकड़ा गया चलता फिरता शराब का ठेका। वीडियो देख रह जाएंगे दंग। जी हां दोस्तों, बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद शराब का व्यापार अपने चरम पर है। शराब माफिया अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई करने के बावजूद सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिहार के पड़ोसी राज्यों से सटे जिलों में अवैध शराब के व्यापार का धंधा खूब जोरों पर चल रहा है। इसके लिए शराब तस्कर अलग अलग तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही वाकया बिहार के कटिहार जिले से जुड़े एक वीडियो में देखने को मिला। वीडियो में पुलिस की गिरफ्त में आए एक शराब तस्कर ने अपने शर्ट के नीचे से करीब 20 से ज्यादा बोतल छुपा रखे थे। जब पुलिस ने थाने में आरोपी के कपड़े को उतरवाकर जांच की तो यह कारनामा देख वहां मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। पकड़े गए युवक ने अपने शर्ट के अंदर विदेशी शराब के दर्जनों बोतल लटका रखे थे। शराब की दर्जनों बोतल को शर्ट में छुपाने वाले युवक का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। ट्विटर पर खुर्शीद नाम के एक यूजर ने लिखा है कि यह बिहार में काफी सामान्य है और आए दिन ऐसा देखने को मिलता रहता है। वहीं एक अन्य यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि यह तो चलता फिरता शराब दुकान है। बिहार में भले ही 2016 से शराबबंदी हो, लेकिन आंकड़े कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। 2019 में जारी किए गए एक आंकड़े के अनुसार सिर्फ 3 सालों में करीब 50 लाख लीटर शराब बरामद की गई थी। वहीं करीब 1.5 लाख को शराब पीने, बेचने और रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सिर्फ शराब तस्कर या पीने वाले लोग ही नहीं, बल्कि कई पुलिस वाले भी इस गोरख धंधे में शामिल रहे हैं। 2019 में ही जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार करीब 430 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से यह मानते रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी का सकारात्मक असर पड़ा है और इससे समाज में काफी बदलाव भी हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाला क्या है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जारी हुआ नोटिस। जी हां दोस्तों, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाला मामला फिर से गर्मा गया है। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया समेत सभी 17 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। नोटिस पाने वालों में राजस्थान के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी पत्नी नोनंद कंवर का नाम भी शामिल है। हाईकोर्ट ने ये नोटिस संजीवनी पीड़ित संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए हैं। संजीवनी पीड़ित संघ का दावा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोगों ने भारी रकम निवेश की थी, लेकिन उन्हें पैसा वापस नहीं किया गया और उसका गलत तरीके से गबन कर लिया गया।
क्या है पूरा मामला। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को राजस्थान सोसाइटी एक्ट के तहत 2008 में रजिस्टर्ड कराया गया था। इसके बाद 2010 में ये सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में बदल गई। इस सोसाइटी के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम सिंह थे, जो घोटाले की जांच में प्रमुख नाम भी हैं। विक्रम सिंह को ही इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका में बताया गया है कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लोगों से भारी निवेश कराया। निवेशकों को फर्जी रिकॉर्ड पोस्टर दिखाकर धोखे में रखा गया। लोगों ने जो पैसा सोसाइटी में निवेश किया था वो लौटाया नहीं गया। ये पूरा घोटाला करीब 900 करोड़ का बताया जा रहा है, जो हजारों की संख्या में लोगों ने निवेश किया था। आरोप ये भी है कि निवेशकों के पैसे को गलत तरीके से लोन पर दिया गया और लोन पर ब्याज भी नहीं वसूला गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, 16,500 पदों पर होगी शिक्षकों की बहाली, इंटरव्यू डेट की भी घोषणा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में वर्ष 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य सचिवालय में मंगलवार को संवाददाताओं से बात करते हुए सीएम ने कहा कि बंगाल में प्राथमिक स्कूलों में 16,500 खाली पदों शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। इस संदर्भ में आज बुधवार को सरकार द्वारा ज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी 10 से 17 जनवरी 2021 के बीच इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा बोर्ड आज बुधवार को प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करेगा। इसके लिए इंटरव्यू 10 से 17 जनवरी 2021 तक आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही जल्द से जल्द नियुक्ति पैनल का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीसरी टीईटी परीक्षा 31 जनवरी को ऑफलाइन होगी। इसमें लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए भी पहल की है, लेकिन यह देखा गया है कि अपनी पसंद के जिले में संबंधित विषयों के शिक्षकों के लिए कोई रिक्तियां नहीं हैं, लेकिन जहां कहीं भी रिक्तियां हैं, शिक्षकों को उनके जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि 10,183 प्राथमिक शिक्षकों ने अपने जिले में स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया था। इनमें से 648 शिक्षकों को उनके गृह जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया है। गृह जिला स्थानांतरण के लिए 5,502 शिक्षकों ने आवेदन किया था। इनमें से 3,652 शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण का आदेश जारी कर दिया गया है। माध्यमिक स्तर पर पारस्परिक स्थानांतरण के लिए 4,594 आवेदन आए थे। इनमें से 4,490 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव को प्रभावित करने की साजिश में पाकिस्तान भेजे करोड़ों के नकली नोट, खुफिया विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आतंकियों के सप्लाई के बाद अब नकली नोटों के सप्लाई से भारत को उलझाने की गहरी साजिश रच रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने नकली नोट के बड़े खेप को भारत से सटे देशों नेपाल और बांग्लादेश में रखा है, जहां से उसे पश्चिम बंगाल चुनाव में खपाने की योजना बनाई गई है। खुफिया विभाग ने यह सूचना मिलने के बाद एसएसबी, बीएसएफ और बैंकों में अलर्ट कर दिया है। दरअसल अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है। यह सूचना मिली कि चुनाव में खपाने के लिए तस्करों ने 500, 2,000 और 200 के करोड़ों नकली नोटों को डंप किया है, जिसके बाद गृह मंत्रालय, आरबीआई, खुफिया और सुरक्षा एजेंसी ने अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल के सीमाई इलाकों में तस्करों ने पैसों को जमा करना शुरू कर दिया है। यह पहली बार नहीं है कि भारत में नकली नोटों के सप्लाई की साजिश का पर्दाफाश हुआ हो। दरअसल पहले भी पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता आया है। भारत में नोटबंदी लागू होने के कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान के तस्करों ने नकली नोटों को भारत के बाजार में उतार दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनवरी में बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए आ सकते हैं राहुल प्रियंका। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित किया है। बंगाल कांग्रेस के केंद्रीय प्रभारी जितिन प्रसाद लगातार बंगाल दौरा कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच मची खींचतान के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जनवरी में बंगाल चुनाव प्रचार के लिए आ सकते हैं। बंगाल में राहुल गांधी और प्रियंका के बंगाल सफर को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि औपचारिक रूप से अभी दौरे की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने जिला दौरा तेज कर दिया है। अधीर रंजन चौधरी विभिन्न जिलों में जाकर सभा और मीटिंग कर रहे हैं। अपनी मीटिंग में टीएमसी के साथ साथ बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। विशेषकर अल्पसंख्यकों के साथ कांग्रेस नेताओं ने अपनी मुलाकात बढ़ा दी है। कभी मुर्शिदाबाद और मालदह कांग्रेस गढ़ माना जाता था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद और मालदह में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुट गई है। हाल ही में अधीर रंजन चौधरी ने फुरफुरा शरीफ
शरीफ जाकर अब्बास सिद्दीकी के साथ मुलाकात की थी। बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के अनुसार बुधवार को कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा का कोलकाता के रामलीला मैदान में एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। इस कन्वेंशन में पंजाब के पूर्व विधायक व पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और AICC के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन नदीम जावेद भी उपस्थित रहेंगे। बंगाल के केंद्रीय पर्यवेक्षक जितिन प्रसाद के भी उपस्थित रहने की संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के बीच बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला, किसानों को मिलने वाला डीजल अनुदान बंद। जी हां दोस्तों, देश में जारी कृषि बिल के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच ही बिहार सरकार ने किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। किसानों के मिलने वाला डीजल अनुदान योजना को बंद कर दिया गया है। एक दशक पुरानी योजना को बंद करने का कारण कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दिसंबर को पहले हफ्ते में बताया था। उन्होंने कहा था कि अब बिजली की उपलब्धता हर गांव में हो गई है, साथ ही बिजली डीजल से सस्ती भी है, इसलिए अब डीजल अनुदान की जरूरत नहीं है। बता दें कि खरीफ में भी किसानों को डीजल अनुदान नहीं मिला था। किसानों को 3 सिंचाई के लिए प्रति लीटर 60 रुपए की दर से अनुदान दिया जा रहा था। डीजल अनुदान योजना के तहत सरकार किसान को फसलों की डीजल पंप सेट से सिंचाई के लिए अनुदान राशि प्रदान करती आ रही थी। योजना के तहत बिहार के सभी किसानों को आर्थिक लाभ पहुंच रहा था। लाभुकों की बात की जाए तो बीते वित्तीय वर्ष में 6.5 लाख किसानों को इसका लाभ मिला। हालांकि यह संख्या आवेदकों की आधी ही थी। इससे पहले 30 लाख से अधिक किसानों के खाते में डीजल अनुदान गया था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।